हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं क्लास 11th के सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के विषय को लेकर आया हूँ। तो पहला पार्ट है बेटा आपका समाज शास्त्र एवं समाज। कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर हमारे एग्ज़ाम हैं या हमें समाज शास्त्र पढ़ा दीजिए, तो उनके नोट्स लेके आया हूँ मैं। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इसकी सेकंड वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। क्योंकि ये जो बुक है, ये जो सिलेबस है, विषय है, वो नया है आपके लिए। तो फिलहाल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, करोगे, इसके मल्टीपल करोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें एक फ्रेंड के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं समाज शास्त्र। तो बेटा समाज शास्त्र है क्या? आपने सब्जेक्ट लिया है समाज शास्त्र, आखिर क्यों लिया है? देखो, समाज मतलब जिसमें हम रहते हैं और शास्त्र मतलब ज्ञान, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उसका ज्ञान हमें समाज शास्त्र करवाता है। तो सोशोलॉजी एक बहुत ही अच्छा विषय है, इसमें बहुत अच्छे करियर भी हैं। तो समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है आपको ये जानकारी देना कि समाज में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कौन कौन से लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यानी सीधे शब्द में कहें कि समाज के हर पक्ष की जानकारी समाज शास्त्र से मिलती है। समाज में इंसान भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं, मकान घर शामिल है, राजनीति भी शामिल है, इतिहास भी शामिल है, हर चीज़ शामिल है। समाज शास्त्र में इंसान शामिल हो गया, इंसान सभी विषय पढ़ता है, तो सबका निचोड़ समाज शास्त्र में है और है आसान विषय। ये सबसे आसान विषय कहा जाता है 11th-12th क्लास में सोशोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं। इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बताते रहूँगा साथ में और समझाते रहूँगा, ठीक है। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाज शास्त्र किस भाषा से निकला है। समाज शास्त्र लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से निकला है, ठीक है। लैटिन और ग्रीक। लैटिन के शब्द सोशियस यानी समाज और ग्रीक के ओलॉजी यानी शास्त्र। तो समाज शास्त्र दो भाषाओं के शब्दों से निकला है, लैटिन और ग्रीक। तो पहला तो ये याद रख लो कि समाज शास्त्र दो भाषाओं के शब्दों से निकला है, लैटिन और ग्रीक से, ठीक है। यानी सोशियस और ओलॉजी। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, समाज का ज्ञान। जब भी बेटा आपके सामने समाज शास्त्र वर्ड आए तो समाज का ज्ञान याद करना आप, ठीक है। शास्त्र मतलब ज्ञान और शिक्षा होता है और समाज मतलब जिसमें हम रहते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको समाज शास्त्र से जुड़ा होगा वो समाज का ज्ञान करवाएगा। आगे बढ़ते हैं, घबराना बिल्कुल मत, बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। देखो इस लाइन को ध्यान से कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। भाई समाज में इंसान रहता है, इंसान अकेला तो रहता नहीं है, वो बहुत सारी गतिविधियां करता है, मिलता जुलता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, अपना घर बनाता है, गाड़ी लेता है, लोगों से बातचीत करता है, सुख दुख में शामिल होता है, त्यौहार। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, आपको पॉइंट में करवाऊंगा याद कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा पॉइंट, समाज व्यक्तियों का समूह है। भाई देखो, जहाँ पे इंसान नहीं वह जंगल कहलाता है, जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो समाज व्यक्तियों का समूह है। इन व्यक्तियों की संस्कृति समान होती है। जैसे अब भारत के लोग, भारत एक समाज है, मान लो आप जिस कॉलोनी में रहते हो, तो एक संस्कृति होगी, यानी कि जैसे कि तमीज़ से रहना, सफाई रखना, तो एक संस्कृति समरूप होती है। एक निश्चित भूभाग होता है। भाई जैसे लाजपत नगर कॉलोनी है, तो लाजपत नगर में लाजपत नगर के लोग रहते हैं, तो उनका एक भूभाग, निवास स्थान, यानी कि भाई आज घर बेच दिया दूसरे घर में, कल बेच दिया तीसरे घर में, ऐसा तो नहीं होता। भाई बेचते हो तो मजबूरी में बेचते हो, लेकिन एक निश्चित भूभाग होता है और एक समान इतिहास से एक दूसरे से बंधे होते हैं। कैसे कि भाई देखो, जो इंडिया में पैदा हुए बाप दादा उनके, वो भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। इतिहास एक जैसा कि गुलाम थे हम पहले अंग्रेजों के। तो समाज शास्त्र क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। आपको 4 पॉइंट याद रखने। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज व्यक्तियों का समूह है और इन व्यक्तियों की संस्कृति समरूप होती है एवं एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं और एक समान इतिहास, एक दूसरे से बंधे होते हैं। फिर भी अगर समझना है तो नीचे पॉइंट में बता रखा है, आपको समझना, ठीक है।
आप ये तो समझ गए होंगे कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। क्लियर, 1 नंबर आपका आ जाएगा। समाज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अच्छे जीवन के लिए भी अनिवार्य है। समाज एक निरंतर प्रक्रिया है, ये पॉइंट याद रखना कि समाज एक निरंतर प्रक्रिया है। समाज कभी सेम नहीं रहता, समय समय पर बदलता रहता है। तो समाज एक निरंतर प्रक्रिया है, ये व्यक्तियों पर थोपा नहीं जाता, ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ता है। सामाजिक संबंध सामाजिक संरचना का आधार है। समाज को निरपेक्ष एवं प्रत्यक्ष स्वरूप समझा जा सकता है। तो इन शॉर्ट कहें, पूरे इस बड़े से पैरे का शॉर्टकट ये है कि समाज की मुख्य खास बात है, विशिष्टता है परस्पर निर्भरता, यानी समाज में रहने वाले सभी लोग आपस में निर्भर होते हैं, सहयोग करते हैं, विरोध करते हैं, आपसी समझ होती है उनकी, कुछ लोग समान होते हैं, कुछ लोग अलग अलग होते हैं। इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो समाज शास्त्र देता है। ठीक है, समाज शास्त्र क्या करता है? समाज से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हमें समाज शास्त्र से मिलती है। मेरी बात को ध्यान से सुने बच्चे, समाज शास्त्र का मतलब सीधे शब्दों में है कि समाज में होने वाली सभी गतिविधियों का ज्ञान हमें समाज शास्त्र देता है। ये लिखा होगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, और समाज को और अगर डिफाइन करना है कि समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे दुश्मन भी होते हैं कई बार। ठीक है, उनकी एक संस्कृति होती है, एक भू क्षेत्र होता है, एक सेम इतिहास होता है। ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, कैसे करोगे रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा यहाँ पे लिख के दिख रहा हूँ समाज शास्त्र क्या है। अब आप बताओगे सर समाज शास्त्र मुझे पता है। तो समाज शास्त्र क्या है? वह समाज के बारे में, समाज में होने वाली सभी गतिविधियों का जो ज्ञान कराए, सभी गतिविधियों का ज्ञान कराने वाली शाखा समाज शास्त्र कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्टकट में आपको लिख दिया है मैंने ताकि आप समझ जाएं। तो समाज शास्त्र क्या है बच्चों? समाज शास्त्र समाज में होने वाली सभी गतिविधियों ज्ञान कराने वाली शाखा है। ठीक है, और समाज शास्त्र में क्या क्या शामिल है, क्या क्या अध्ययन करते हैं हम बेटा? समाज शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको रब कर दूं। और समाज में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पे निर्भर होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, एक इतिहास होता है उनका, सेम इतिहास होता है। ठीक है, और अंतक्रिया करते हैं, यानी आपस में बातचीत वगैरह या कोई भी एक्टिविटी साथ में मिलकर करते हैं। तो ये समाज शास्त्र का लक्ष्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की ओर। तो बेटा कुछ समझ में आया कि समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज में होने वाले विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान कराने वाली शाखा है। और समाज की मुख्य विशेषता क्या है, ये आप याद रखना है कि लोग परस्पर निर्भर होते हैं, सहयोग विरोध होता है, आपसी समझ होती है, समानता विविधता होती है। बस ये 4-5 पॉइंट है समाज की विशेषता बताने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट, फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, याद रखना इस बंदे का नाम, फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाज शास्त्र शब्द का निर्माण किया। ये क्वेश्चन बनेगा मल्टीपल चॉइस में कि किस वैज्ञानिक ने, किस दार्शनिक ने समाज शास्त्र शब्द का नाम दिया? तो फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे ने, फ्रांस के दार्शनिक अगस्त काम्टे ने 1838 में, ईयर भी याद रखना है, कि समाज शास्त्र शब्द का निर्माण किया और इसे मानव समाज का विज्ञान कहा। जो मैं आपको साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, ये भी वही कह रहा है कि मानव से जुड़ी हुई मानव समाज का जो ज्ञान करवाए वह समाज शास्त्र, अतः उन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने समाज शास्त्र का जन्म दिया। ठीक है, 1838 में पहली बार समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने किया। और एक स्वतंत्र विधा, मतलब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में समाज शास्त्र का विकास किसने किया? दुखाइम, स्पेंसर और मैक्स वेबर ने। यानी समाज शास्त्र शब्द लेके आए थे काम्टे, और इसको एक विषय के रूप में किसने आगे बढ़ाया? दुखाइम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। तो बच्चों ये कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ये आना ही आना है। अब इन शॉर्ट, समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई?
समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं इन चीज़ों को। समाज शास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाज शास्त्र का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 1900। अब बोलोगे सर 1838 बोला आपने। जी बेटा, अभी 10वीं पास करके आया हो ना, तो मैं बताता हूँ 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 से लेके 1899 तक, ये 19वीं है। और 20वीं क्या होता है भाई? 1930 से लेके 1999 तक। हम कौन सी शताब्दी में रह रहे हैं? 21वीं। तो क्या है, 2000 से लेके 2099 तक 21वीं शताब्दी चलेगी। तो ठीक है, 2021 इसमें आता है। तो 19वीं शताब्दी में यानी 1838 में कौन लेके आए थे? अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इसके बारे में क्या है? समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है। भाई समूह मतलब एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, तो समूह का क्रियाकलापों में भाग लेने की आवश्यक है, समस्याओं को सुलझाया जाए। यानी समाज से जुड़ी हुई या व्यक्ति के समाज से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाना, उनके बारे में जानना, इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो समाजशास्त्र विषय नया विषय बेटा, इतिहास वगैरह सब पुराने हैं। समाजशास्त्र नया विषय, 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। 1838 में काम्टे ने इसका इन्वेंट किया। तीसरे टॉपिक में आप समझ जाओगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम दिया, वो आपको बता चुका हूँ पहले। इसका पहला नाम क्या था? समाज भौतिकी रखा। मतलब पहले समाजशास्त्र रखा, फिर इसका नाम समाज भौतिकी रखा, और 1838 में बदलकर इसको समाजशास्त्र इन्होंने ही किया। ठीक है, पहले समाज भौतिकी कहा जाता था, फिर समाजशास्त्र कहा जाने लगा। ये प्रश्न सबको आना चाहिए कि समाजशास्त्र का जनक कौन है बेटा? अगस्त काम्टे। ये कहाँ के? फ्रांस के दार्शनिक। तो अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। समाजशास्त्र के विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय, अभी मैंने आपको बताया, दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। ये अलग अलग नाम है बेटा, दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर। ठीक है बेटा। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव इतिहास की प्राचीन है। इंडिया में क्या था कि पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये साइंस सभी कुछ समाज से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब समाजशास्त्र को अलग कर दिया गया है। हम शुरू से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास में कौन है? लोग। आदि मानव का एक समाज है। तो अंत में देखा जाए तो जितने भी विषय हम पढ़ रहे हैं, हिंदी से लेके इंग्लिश तक, मैथ तक, ये सारे समाजशास्त्र के से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लर्न करना, नोट कर लो कि समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। और क्यों इसका जन्म हुआ? कि लोग क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को, यानी समाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए, इन शॉर्ट, समाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विचारक अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा, फिर समाजशास्त्र रख दिया, और दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर ने इसको विषय के रूप में विकसित किया, जो आप 11वीं में लेके पढ़ रहे हो। समाज की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है बेटा, समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज अमूर्त है। अमूर्त मतलब स्थायी नहीं है, बदलता रहता है। तो समाज का कोई व्यवस्थित आकार नहीं है। ये बेटा आयकर लिखा हुआ आकार होगा, आकार नहीं है। समाज का कोई निश्चित आकार नहीं है, बदलता रहता है। तो समाज अमूर्त है। आश्रित रहने का नियम, ये 4-5 नियम मैंने बताया था ना अभी, परस्पर संबंध, ये आ गया इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज में सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी लोग क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है बेटा। समाज परिवर्तनशील है। भाई अमूर्त और अमूर्त मतलब कोई आकार नहीं होता, परिवर्तनशील, बदलता है। व्यक्ति जीवन विकासशील होता है, यानी इंसान अपना विकास करता है। भाई पहले स्कूटी ली, फिर गाड़ी लेगा, फिर BMW लेगा, मर्सिडीज लेगा, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए समाज भी परिवर्तनशील है। समाज में समानता व भिन्नता। भाई समाज में समानताएं भी हैं। भाई देख, अगर मान लो 2 गरीब परिवार है तो दोनों के पास ऑलमोस्ट कॉमन चीज़ें होंगी। एक रईस एक गरीब है तो भाई क्या होगा? अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये आएगा कि समाज में समानता विभिन्नताएं। समानताएं विभिन्नताएं किस आधार पे? धर्म के आधार पे। भाई कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई। जाति के आधार पे, भाषा के आधार पर, पहनावा, खान पान आदि, ये सब क्या है? समाज में समानता व भिन्नता। अगला है पारस्परिक सहयोग व संघर्ष। भाई सहयोग भी करते हैं। देखो भाई मेरा कोई दोस्त है, मुझे मुसीबत आई, मैंने फ़ोन किया, भाई हेल्प करो, तो वो आ जाएगा। लेकिन कोई शत्रु है तो वो नहीं करेगा। तो समाज में पारस्परिक सहयोग व संघर्ष की स्थिति भी होती है।
तो बेटा पॉइंट फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये समाज की विशेषताएं हैं। क्या? समाज अमूर्त है, आश्रित रहने का नियम। इनको अपने शब्दों में लिख सकते हो कि समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, समाज परिवर्तनशील है, समाज निरंतर बदलता रहता है, समाज में समानता एवं भिन्नता, कि समाज में कुछ लोग धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समान व्यवहार करते हैं, कुछ असमान व्यवहार करते हैं, और समाज में कुछ लोग सहयोग करते हैं, जैसे कि भाई गली बनवानी है, गली टूटी हुई है तो कुछ लोग पैसे इकट्ठा करके बनवा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति और समाज में संबंध। अब इंसान का समाज में क्या संबंध है भाई? तुम इस चीज़ को इमेजिन करो कि मान लो तुम्हें एक ऐसे जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे कोई इंसान नहीं, तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, है ना। अब कुछ बोले बच्चे बोलेंगे सर स्मार्टफोन दे लो हम जी लेंगे। भाई नेटवर्क भी नहीं आया वहाँ पे, स्मार्टफोन भी नहीं है, तो कैसे जी लोगे? भाई कोई बंदा चाहिए आपसे बात करने के लिए, आपके दुख दर्द को सुनने के लिए। तो व्यक्ति समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। मैं बता रहा हूँ आपको कि व्यक्ति समाज का एक बहुत आवश्यक अंग है, और समाज भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं पॉइंट्स इसके, कि मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। इंसान जो भी क्रियाकलाप करता है, घर बनाता है, कमाता है, सब कुछ क्या समाज से संबंधित है। उसका अस्तित्व और विकास समाज पर ही निर्भर रहता है। एक अकेला व्यक्ति दुनिया में वो क्या कमाएगा? क्यों? किसको दिखाना है? सीधी बात है, किसके लिए कमाना है? तो वही बात है कि मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है, उसका अस्तित्व और विकास समाज पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो सिंपल में मनुष्य का अस्तित्व व विकास समाज पर निर्भर करता है, और मनुष्य समाज का एक अंग है, याद रखना इसको। समाज द्वारा मानव शरीर की सामाजिक विशेषताओं, गुणों को व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, भाई समाज द्वारा ही मानव शरीर को कुछ अच्छे गुण मिलते हैं कि चार लोग हैं तो कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है। तो समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी करता है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंध नहीं हो सकते। अब एक जगह है, 50 घर हैं, लेकिन इंसान नहीं, तो वो घर खंडर कहलाएंगे। तो व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं हो सकती, और ना ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व है। तो व्यक्ति नहीं तो समाज नहीं, और समाज नहीं तो व्यक्ति नहीं। इन शॉर्ट, कभी मैडम पूछे कि भाई बताओ व्यक्ति या समाज में क्या संबंध है, बोलना जी व्यक्ति नहीं तो समाज नहीं, और समाज नहीं तो व्यक्ति नहीं। कैसे? भाई व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, और समाज में व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, इस दृष्टि से व्यक्ति का पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति पूरे रूप से किस पर निर्भर करता है बेटा? समाज पर निर्भर करता है। ठीक है, समाजों में बहुलताएं व असमानताएं, ये टॉपिक दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा आपको, स्टार्टिंग में आपको बहुत मुश्किल लगेगा समाजशास्त्र, पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी या जैसे जैसे मैं अदर चैप्टर लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी लेकर आऊँगा, तो आपको क्या अरे क्या सब्जेक्ट है ये। तो NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे हम और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। मोटिवेशन मिलता है हमें जब कोई बोलता है सर ये वीडियो अपलोड कर दो प्लीज़, तो हमें खुशी होती है कि बच्चों को सही में हम कुछ भला कर पा रहे हैं। और इस लॉकडाउन के ज़माने में बेस्ट तरीका है कि आप घर बैठे भी अच्छा ज्ञान ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समाज एक दूसरे से अलग, बहुलताएं मतलब अलग अलगपन, असमानताएं क्या होती हैं? तो प्रत्येक समाज एक दूसरे से भिन्न होता है बेटा। आपको पता है आपका ये वाला इलाका अन्य वाले इलाके से अलग होगा, तो रट्टा नहीं मारना। प्रत्येक समाज एक दूसरे से भिन्न होता है। अगला पॉइंट, आधुनिक समय में हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते आ रहे हैं। जैसे हमारा घर, ये भी एक समाज है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। हमारा विद्यालय, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, टीचर आते हैं, ये भी एक समाज है। जहाँ पे 4 लोग बन जाए वहाँ समाज बन जाता है। तो आधुनिक समय में हम, फिर हमारा एक घर के पास दोस्तों का गैंग है खेलने वाले, तो इस समाज का भी हिस्सा है। तो हम आधुनिक समय में क्या कर रहे हैं बेटा? हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। क्लब भी समाज है, यानी जहाँ पे 4 मनुष्य जुड़ गए वो समाज कहलाएगा बेटा। ठीक है, जहाँ पे 4 मनुष्य जुड़ गए वहाँ पे समाज। हम दूसरों के समाजों से अंतक्रिया, अंतक्रिया मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन, इंग्लिश का वर्ड है इंटरेक्शन। देखो भाई मैं हूँ, कोई और बंदा है, उससे बातचीत करूँगा तो इसे अंतक्रिया बोलते हैं। हम दूसरे समाजों से अंतक्रिया करते हैं एवं समाजों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं।
जैसे मान लो पिक्चरों में हमने देखा हनी सिंह के बाल, हमने खुद के बाल हनी सिंह जैसे कर लिए। भाई हीरोइन कोई कपड़े नए नए फैशन पहन रही है तो हम भी पहन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से अंतक्रिया कर रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, है ना, उसका कुछ अपना रहे हैं। किसी भी समाज से कुछ लेना, अपनाना या देना, ये अंतक्रिया का हिस्सा होता है। तो हम अन्य समाजों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं। आज 90% बच्चे जीन्स पहनते हैं, क्यों भाई? जीन्स का आविष्कार अमेरिका में हुआ, लेकिन हमने उसकी संस्कृति ली। भाई शर्ट पहनना, जीन्स टाइट पहनना, शूज़ पहनना, तो ये क्या है? संस्कृति को ग्रहण करते हैं। अगला टॉपिक है, इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है। मिक्स मतलब मिक्स वेज है। भाई हमारे घर में हर चीज़ कुछ मॉडर्न होंगी, कुछ पुराने ज़माने खटिया होगी, लेकिन स्मार्ट टीवी होगा। हो गया ना भाई, मिक्स संस्कृति। इस तरह से आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति एवं हमारा समाज बहुलवादी समाज। बहुलवादी समाज का मतलब बहुत सारा, एक से ज़्यादा समाज, अलग अलग समाज। ये नहीं कि भाई आपका आस पड़ोसी समाज है, आप जहाँ जहाँ गतिविधि करते हो, जहाँ जहाँ जाते हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लब में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे स्कूल में हो, ट्यूशन सेंटर में हो, ये सब समाज है। क्योंकि यहाँ पे 4 लोग होते ही होते हैं। 4 लोग मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे आपके अलावा भी कोई हो वो समाज ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा समाज बहुलवादी है और हमारे समाज में असमानताएं भी हैं। भाई कुछ रईस कॉलोनियाँ हैं, कुछ गरीब झुग्गी बस्ती कॉलोनियाँ हैं, कुछ वीआईपी मकान हैं। तो हमारे समाज में बहुलताएं भी तो हैं, यानी बहुत सारे समाज हो गए, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब समाज हैं। और अमीर गरीब भी है, असमानता तो है ही। कुछ समाज के लोग अपने यहाँ घर गेट लगाते हैं, मतलब कॉलोनी में गेट लगा होता है, यहाँ पे एंट्री करना मना है, चौकीदार होता है, कुछ बड़े बड़े होटलों में नहीं जा सकते। तो ये क्या है? समाज में असमानता केंद्रीय बिंदु है। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि समाज क्या है। समाज एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति अंतक्रिया करता है किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना। ठीक है, तो समाज के बारे में आपने इतना पढ़ा। अब एक बार रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या पढ़ा। आप देखो, समाज शास्त्र क्या है बेटा? समाज शास्त्र वह ज्ञान का विषय जो समाज में विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान करवाए। इसमें मनुष्य भी शामिल है। समाज शास्त्र 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, ये पढ़ लिया आपने। समाज शास्त्र के जो जन्मदाता है उनका नाम पढ़ लिया आपने। समाज की मुख्य विशेषता भी मैंने डीपली पढ़ा दिया आपको। निर्भर होते हैं आपस में, सहयोग करते हैं, विरोध करते हैं, आपसी समझ होती है, समानता विविधता होती है, ये सब। यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इन जालों का अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स से ही समझ जाओगे आप। अगला, अब ये देखो, जितना आगे पढ़ोगे चैप्टर इजी लगेगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। इंसान क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध है। हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध है जो व्यक्तित्व विकास हेतु व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। समाज किसी खास प्रक्रिया को विशेष रूप से बढ़ावा देता है जिसमें व्यक्ति के अनेक आयाम, यानी हम किसी न किसी समाज से जुड़ें, चाहे फ्रेंड के समाज से जुड़ें, चाहे अपने आस पड़ोस से जुड़ें। भाई कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता जो किसी से बोलता ना हो, विचारता ना, कोई मिलता ना हो। जब आप मिल रहे हो, बोल रहे हो, तो आप समाज के में ही अंतक्रिया कर रहे हो। और हर समाज कोई ना कोई संस्कृति को लेकर, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में मानव समाज पशु समाज से अलग है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था कि पशु जंगल में रहते हैं, वो समाज नहीं है। समाज इंसान है, मनुष्य से मिलकर समाज बना है और समाज में ही मनुष्य का विकास है। मनुष्य और समाज एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मानव प्राणियों की अपनी संस्कृति, गतिशील संचार व्यवस्था है। पशु की कोई संस्कृति नहीं होती, ना ही संचार गतिशील। आज जानवर यहाँ है, कल वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन हम एक निश्चित जगह में रोज रहते हैं, वहाँ से कहीं और जाते हैं, फिर वापस लौट के वहीं आते हैं, तो हम निरंतर गतिशील होते हैं। पशुओं का व्यवहार शिक्षाप्रद होता है। इसके विपरीत हम भी सामाजिक प्राणी हैं। मानव समाज गतिशील और निर्भरता। हमारे यहाँ हर प्राणी दूसरे पर निर्भर है। अब कैसे? आपके पास स्मार्टफोन है, नेट के लिए आप निर्भर किस पे हो? भाई जियो, टाटा, एयरटेल, इस पे। स्मार्टफोन के लिए आप कंपनियों पर निर्भर हो। पैसे के लिए माँ बाप पे निर्भर हो। माँ बाप पैसे के लिए काम पर निर्भर है। ये सब ठीक है बेटा, ये सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम सब क्या है? सामाजिक प्राणी है, और एक सामाजिक प्राणी को समाज चाहिए होता है। ठीक है, तो समाज शास्त्र का एक डेफिनेशन भी आ गई बेटा शॉर्ट में,
कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। समाज शास्त्र समाज में होने वाले विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान करवाता है। इसने थोड़ी अलग वर्डों में लिखा है कि समाज शास्त्र क्या है बेटा, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपको नोट करना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक और है बेटा, समाजशास्त्र को दो भागों में बांट रखा है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, यानी कि बड़े विशाल। समष्टि विशाल, व्यष्टि छोटा, विलोम शब्द आता है बड़े का छोटा। तो समष्टि समाजशास्त्र में किसी बड़े क्षेत्र को लेंगे और व्यष्टि में छोटे क्षेत्र को लेंगे। आपको समाजशास्त्र का मतलब आ गया, किसने खोज करी वो आ गया, और ये भी समाज में आ गया कि समाज शास्त्र सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है जिसमें मनुष्य भी शामिल है। ठीक है, तो व्यष्टि समाजशास्त्र के बारे में बड़े समूह, संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। ठीक है, बड़े समूह, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना समष्टि समाजशास्त्र। जैसे देश के बारे में, विदेश के बारे में, दिल्ली के बारे में, समाजशास्त्र समष्टि में आ गया। व्यष्टि में आता है बेटा आमने सामने की अंतक्रिया, यानी मनुष्य का व्यवहार। भाई एक छोटे समाज का अध्ययन करना व्यष्टि कहलाता है, लेकिन एक बड़े समूह का अध्ययन करना समष्टि समाजशास्त्र। ठीक है, जैसे समष्टि समाजशास्त्र का विषय क्या आ जाएगा, दिल्ली, भारत, पूरा दुनिया। ठीक है, इनके लोगों में क्या चीज़ें। और व्यष्टि में आपका एक मोहल्ला कोई भी आ गया, या एक परिवार आ गया, या एक विद्यालय आ गया, ये व्यष्टि में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय। ठीक है, अब बोलो सर वैज्ञानिक क्या हो गया। भाई देखो, समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक यानी समाज का विज्ञान होता है, और समाज के हर समाज में शामिल हर चीज़ का अध्ययन, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कुछ हो। ठीक है बेटा, बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं, वैसे तो आपको मतलब तो आ गया कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, यानी समाज की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। चाहे अपनी भाषा में लिख दो, चाहे डेफिनेशन इजी लगे तो इसको लर्न कर लो। और समष्टि और समाजशास्त्र का मतलब कि समाज में बड़े समूह का अध्ययन करना, और व्यष्टि समाजशास्त्र कि मनुष्य के संदर्भ में छोटे छोटे समूह का अध्ययन करना। अब कुछ परिभाषाएं बेटा, इनकी परिभाषाएं सुन लो आप, आपको जरूर रट्टा मारना है, फिर भी सुन लो कि इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा है। इमाइल दुर्खीम कौन थे, इन्होंने विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किया है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। मानव व्यक्तित्व, ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक व्यवहार, प्रभावित आवेश, सामाजिक तथ्यों का समावेश। ये सामाजिक तथ्य मानव मस्तिष्क के आयाम होते हैं और सामाजिक तंत्र के सुपोषण हेतु मानव व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। इतना मुश्किल लग रहा होगा आपको, कहने सर क्या हो रहा है। बताता हूँ कि सभी सामाजिक तथ्यों में समाजशास्त्र समाहित है। ठीक है, छोटा ही लग रहा है कि सभी सामाजिक तथ्यों में, समाज की सभी गतिविधियों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाहित है। दुखाइम ने ये कहा है। ठीक है, सभी सामाजिक तथ्यों में, यानी सभी समाज के जितने भी कुछ भी होता है समाज में, उन सभी में समाजशास्त्र समाहित है। आगे बढ़ते हैं। हॉब्सन क्या है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतक्रियाओं का अध्ययन है। भाई समाज में मानव रहता है और मानव के मस्तिष्क में बहुत विचार होते हैं, भाई ये काम करना है, ये करना है, ऐसे रहना है, तो उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। पार्क और बर्गेस ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों के विज्ञान का अध्ययन है, यानी समूह के व्यवहारों का जो अध्ययन है वह समाजशास्त्र कहलाता है। मैक्स वेबर ने कहा है मानव क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित करता है जिनसे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। सभी प्राणी दिए गए उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आपको ये सब याद नहीं करना, आप सीधा बस ये याद रखो कि समाजशास्त्र मानव से जुड़ी हुई समाज में विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक है, आप अपनी भाषा में याद करेंगे कि समाजशास्त्र क्या है कि मानव के परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर जब भी मुश्किल लग रहा है तो आप मेन पॉइंट याद रख लो। एक क्या है, समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से निकला है, कौन इसका जनक है, और समाजशास्त्र क्या है कि समाज से जुड़े हुए जितने भी गतिविधियां हैं उसे मनुष्य लिख देना। मनुष्य और समाज में जितनी भी गतिविधियां हैं उनका ज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र की अभिरुचि के 3 उद्देश्य हैं। एक सामूहिक प्रतिनिधि, वे समाज में सभी सामूहिक रूप से रहते हैं। सामूहिक प्रतिनिधि, समाज किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को ही प्रेजेंट करता है। तो ज्ञानात्मक रूप से विश्व को सुव्यवस्थित करने का अर्थ है साधन जिनका उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें समाज में स्वीकृत किया जाए। यानी इतना टफ वर्ड मत करो आप, आपको इजी बताता हूँ कि समाज सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, यानी सबका प्रतिनिधित्व करता है। संबंधों के प्रतिमान में सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी देता है और सामाजिक व्यवहार को अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र विशिष्टीकरण की अपेक्षा सामान्यकरण का विज्ञान है। यानी कि देखो, सबके बारे में अध्ययन करना समाजशास्त्र का लक्ष्य है। समाज शास्त्र, समाज का ज्ञान क्या है, सभी के विषय में अध्ययन करने का लक्ष्य है। ये मानव समूहों, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संरचनाओं, ठीक है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन के 2 संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक फॉर्मल स्कूल, यानी कि बिल्कुल ठीक ढंग से पढ़ना। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करता है। जैसे कि स्कूल में क्या समाज कैसा है, स्कूल का समाज कैसा है, घर का समाज कैसा है, आपके देश का समाज कैसा है। तो फॉर्मल रूप में इसके समर्थक ये आएगा कि फॉर्मल स्कूल के समर्थक कौन है, बेवर, विवरकांड, वार्ड, वॉन, वाइस, ये याद करना आपको। समन्वयात्मक के कौन कौन से हैं, दुर्खीम, हॉब्स, सोरोकिन। ठीक है। और ये क्या है, समन्वयात्मक मुख्य रूप से जोर देता है कि सामाजिक जीवन की सामान्य स्थितियों, ठीक है, ये समाज का समग्र अध्ययन। नहीं समझ में आया, एक बार ध्यान से देखो। ये किसी एक टॉपिक को लेके करता है। जैसे कि मान लो स्कूल में समाज कैसा है, या घर में समाज कैसा है, या पड़ोस में समाज कैसा है, ये करता है। ये समाज हो गया, इसमें स्कूल भी शामिल है, घर भी शामिल है, पार्क भी शामिल है, दोस्त भी, सबका अध्ययन करता है। तो समन्वयात्मक मतलब ये मुख्य रूप से जोर देता है कि सामाजिक जीवन की सामान्य स्थितियों का अध्ययन करता है और समाज का समग्र रूप से, यानी पूरे समाज का अध्ययन करता है। अगर हम लाजपत नगर या मुखर्जी नगर की बात करें तो मुखर्जी नगर में रहने वाले लोग भी, मंदिर भी, चर्च भी, गुरुद्वारे भी, स्कूल सब शामिल हो जाएगा ये समन्वयात्मक में। अगर स्वरूपात्मक में करें तो सिर्फ स्कूल के बारे में या गुरुद्वारे के बारे में ये सब होगा। मेन टॉपिक है भारत में क्यों इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि भारत में क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है। इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। भारत में, इंडिया में ये विषय क्यों आया, क्योंकि भारत में बहुत विविधता है, भारत एक विविधताओं का देश है। तो इसके लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद, ठीक है, इन सभी समस्याओं के हल समाजशास्त्र से निकालते हैं। ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको समाजशास्त्र क्या है, कि समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र है। मैं वर्ड 50 बार बोल चुका हूँ कि समाज में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र है। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु ये विषय अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसकी एक पोस्ट भी होती है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एक डिपार्टमेंट भी है, सामाजिक कल्याण विभाग। तो बेटा इसमें जॉब भी मिल सकती है आपको अगर इसमें करियर बनाओ तो। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक, कि इंडिया में समाज कैसा है और विदेश में कैसा है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में, कि पहले गरीब था अब रईस होने जा रहा है, तो कैसे। तो भारत में समाजशास्त्र क्यों अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है। तो समाजशास्त्र के जो नेचर है, प्रकृति कैसी है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक।
एक अमूर्त है ना कि मूर्त, एक सामान्य है ना कि विशेष। तो कहने की मतलब है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, निरपेक्ष, किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं है, सभी पक्ष हैं। एक अमूर्त विज्ञान बदलता रहता है, एक सामान्य विज्ञान, यानी सारे टॉपिक समाजशास्त्र में हैं। केवल नहीं प्रकृति के बारे में कि पेड़ पौधे हैं, घर बने, नहीं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे विचार है उनके, क्या संस्कृति है, इन सब का अध्ययन भी समाजशास्त्र करता है। तो बेटा 4 पॉइंट याद करने हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, निरपेक्ष विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। ठीक है। बौद्धिक विचार की जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो बेटा बौद्धिक विचार, जो हमारे विचार होते हैं वो समाजशास्त्र में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों, प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर औपनिवेशिक प्रशासकों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक मनोविज्ञानियों ने समाज के बारे में कुछ व्यू दिए हैं। यानी कि जिन लोगों ने समाज को समझा है बहुत डीपली, उनके कुछ विचार हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। आप ज़्यादा जोर मत दो खुद पे, जो टॉपिक नहीं आता आप उसको बस सुन लो, जो ईजी लग रहा है वो लर्न कर लो। 0 से अच्छा है 70% तो हमें आए, और 70% अगर एक बार आ गया, जब सेकंड टाइम मैं इसकी वीडियोस लेके आऊँगा और आसान विषय में, क्योंकि कल ही मुझे बच्चों ने कहा और मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत कम टाइम था मेरे पास, तो मैं और आगे कुछ दिनों में इसकी और एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत ही सरल शब्दों में प्रश्नों के साथ समझाऊँगा। फिलहाल ये वीडियो देखें आप पूरी। तो समाज का स्वरूप जटिल हो सकता है। लोगों ने पता लगा कि समाज सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है। ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बिना जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति अकेले नहीं कर सकता। हमें समाज की आवश्यकता होती है। ये सब पहले पढ़ चुके हो इसमें आप स्टार्टिंग में। समाज हमें सुरक्षा, रिश्तेदारी या नातेदारी, पहचान, अपनापन का भाव देता है। तो समाज हमें क्या देता है? अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि बच्चों समाज हमें क्या देता है, हमें सुरक्षा, हमें पहचान, हमें अपनापन, ये सब समाज देता है। समाज के बिना हम नहीं रह सकते। भारत स्वयं परंपरा आधुनिकता का गांव है। गांव और शहर का, जाति जनजाति का, तो एक जटिल है। सरल क्या है भाई? सरल क्या है कि हम सभी किसी न किसी समाज से जुड़े हैं और समाज में हमारा विकास होता है। और जटिल क्या है कि भारत में तरह तरह के समाज हैं। गांव शहर का अलग समाज है, जाति जनजाति का अलग समाज है, एक संप्रदाय, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, सभी का एक जटिल मिश्रण है। सरल समाज में सम विभाजन नहीं होता, सब मिलके काम करते हैं। और जटिल में श्रम विभाजन, यानी कि मजदूर मजदूरी करते हैं, अफसर नौकरी करते हैं, ये सब। 19वीं शताब्दी में समाज का वर्गीकरण किया गया और ये सब्जेक्ट भी 19वीं शताब्दी में आया। आधुनिक काल से पहले कौन से समाज थे बेटा? शिकारी, संग्रहकर्ता, चारवाए, कृषक, ये सब समाज थे। मैंने क्या कहा? जहाँ एक लोग से अलावा एक और इंसान आ गया, जहाँ एक से अधिक हो गए, वह समाज शुरू हो गया बनना। आधुनिक समाज सरल और जटिल होते हैं। डार्विन ने जीव विज्ञान दिया, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, और समाजशास्त्र के बारे में भी बताया। ज्ञानोदय कि यूरोप में सबसे पहले क्रांति आई, फ्रांस में, तो बौद्धिक आंदोलन भी समाजशास्त्र का हिस्सा है। यानी जितने विषय आप 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो, अंत में समाजशास्त्र में समाहित हो जाते हैं वो। ठीक है। अब बहुत कम टॉपिक रह गए। भौतिक मुद्दे, ये क्या थे पहले? इससे पहले क्या कौन से मुद्दे थे? समाज के बारे में, समाज कैसा होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में क्या बदलाव आए? अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में क्या अंतर है, बताओ भाई, प्राचीन और आधुनिक में क्या अंतर है? प्राचीन में लोग आदि मानव थे, कृषि करते थे, जानवरों को शिकार करते थे। आधुनिक बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव एवं पूंजीवाद। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पहले समाज का लक्ष्य था भी खाओ कमाओ और सबका ध्यान रखो, अब हो गया पैसा कमाओ। तो औद्योगिक क्रांति समाज पूंजीवाद हो गया। पूंजीवाद क्या है? जो सिर्फ पैसा बाजार पर, ये आएगा कि पूंजीवाद समाज क्या है? कि पूंजीवाद समाज एक ऐसा समाज है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ठीक है। पूंजीवाद का उद्देश्य लाभ कमाना है।
संपत्तियों के निजी स्वामित्व का आधार है, यानी संपत्ति सब प्राइवेट कंपनी के पास होती है। औद्योगिक उन्नति के पीछे पूंजीवाद, यानी उत्पादन मेन काम होता है, प्रोडक्शन करो और पैसे कमाओ, ठीक है। और ये मुनाफे की आशा से, पूंजीवाद किससे, पैसे कमाने से, ठीक है। इसमें बाजार की बहुत बढ़ती होती है, जैसे अलीबाबा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब पूंजीवाद के उदाहरण हैं। माल, सेवाएं, श्रम से बनाई गई वस्तुएं, ये सब बहुत अधिक मात्रा में इनकी बिक्री होती है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से आई थी, ये पॉइंट याद रखना है, इंग्लैंड से आई थी, इसके बाद अमेरिका से। औद्योगिकरण से पहले खेती करते थे लोग, कपड़ा बुनते थे, पशु पालते थे, गांव में रहते थे, ये सब काम, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से पहले अंग्रेज लोग भी खेती करते, कपड़ा बनाते, ठीक है। जो कृषक थे, भूस्वामी, लोहार, चमड़ा, ये सारे काम औद्योगिकरण से पहले थे। अब औद्योगिकरण हुआ, पूंजीवाद आया, मशीनें आई और सारा काम, सब सामान मशीनों से बनने लग गया। औद्योगिक क्रांति के साथ शहर बने, पहले सब गांव में रहा करते थे, भाई उद्योग धंधे आए, कारखाने बने तो गांव छोड़ के लोग शहर में आ गए। निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं, कालिक और भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी, ये सब। तो औद्योगिकरण से ये नुकसान हुआ, फायदा क्या हुआ, कंपनियों को, ठीक है। अंग्रेजी कारखानों में मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल से क्या हुआ कि भारत के जो वो थे, कौन थे, गरीब लोग, उन सबका धंधा चौपट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़ा दी मैंने कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का मतलब होता है कि निजी उद्योग और बड़ी मात्रा में उद्योग जिसका उद्देश्य पूंजी कमाना होता है, ठीक है। अब समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं और अलग भी हैं। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अलग भी हो सकता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी मानव है, ठीक है। इसके आपसी प्रोत्साहन, यानी समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान में मानव के बारे में पढ़ते हैं, भाई आपने हिस्ट्री की 10th में पढ़ी, फ्रांस की क्रांति की बुक पढ़ी, यानी कि मध्य समकालीन भारत पार्ट 1, भूगोल पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा। कहीं ना कहीं इंसान को लेकर बनाया गया है और इंसान का ज्ञान समाजशास्त्र में करते हैं क्योंकि इंसान समाज का हिस्सा है। अब कुछ लास्ट पॉइंट है, अब वीडियो के एंड की तरफ हम आने वाले हैं कुछ देर में। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा रखा है, हालांकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो पार्ट पार्ट में बनाऊंगा मैं। संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने एवं उसकी सामग्री जुटाने में मदद करता है। इतिहास क्या करता है, इतिहास हमें समाजशास्त्र के बारे में ये जानकारी देता है कि पहले इंसान कैसा था, पहले समाज कैसा था, अब कैसा है। इतिहास एक विशिष्ट ज्ञान है। इतिहास का मतलब जो घटना पहले घट चुकी है। तो ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा समाजशास्त्र को और मजबूत बनाया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करता है और उसका समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। लेकिन हम ये पता लगाते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं कि हम आज इस कंडीशन में पहुँचे कैसे हैं। समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विधा है, वर्णनात्मक विधा है, यानी समाजशास्त्र विश्लेषण करता है और इतिहास वर्णन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र विश्लेषण करता है समस्याओं का, उनके हलों का, और इतिहास वर्णन करता है जो भी समाज से जुड़ी घटनाएं हैं। समाज का संबंध वर्तमान, कुछ समय भविष्य से, यद्यपि इतिहास से केवल ये देखता है कि जो गलती हमने समाज में पहले करी अब ना करें, ठीक है। समाजशास्त्र का पोल साइंस में संबंध क्या है, राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं लेकिन काम अलग अलग है दोनों के। समाज पर राज्यों के क्या कानून हैं, समाज में किसकी सत्ता है, समाज में कौन हुक्म चलाता है, कौन कौन से रूल बनाए गए हैं, कौन कौन से रीति रिवाज है, कौन कौन सी परंपरा है, ये सब क्या है, ये समाजशास्त्र का ही हिस्सा है। समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान का आकार समझा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु मानव है और मानव समाजशास्त्र का भी है, ठीक है। तो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान इसलिए जुड़े हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीति के सभी पक्ष मानव के विषय में पढ़ते हैं और मानव समाज का अंग है। तो इसलिए राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनो का विज्ञान होता है, मन का विज्ञान, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं।
इसका समाजशास्त्र से क्या संबंध है? भाई देखो, इंसान क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा व्यवहार करता है, उसका असर समाज में पड़ेगा और समाज के बारे में समाजशास्त्र से जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब इंसान की प्राथमिकताएं, रुचियाँ, ठीक है, ये इस बात से संबंध रहता है कि समाज में उसका स्टेटस क्या है, वो किन लोगों के साथ रहता है। ठीक है, इन शॉर्ट मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, यानी जो व्यवहार करते हैं वो मनोविज्ञान है, मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य एक पुल का काम करता है। प्राथमिक रुचि व्यक्ति में रखता है, लेकिन इस बात से संबंध भी रखता है कि व्यक्ति किस सामाजिक संबंध में रहता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान सकारात्मक संपर्क है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान व्यक्तियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्यों का समूह, और मनोविज्ञान का व्यक्ति। समाजशास्त्र सामाजिक विधियों का प्रयोग करता है और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे याददाश्त कितनी है, ध्यान, सीखना, ये सब। इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र का इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है? भाई इंसान कैसे पैसे कमाता है, कितनी जनसंख्या है, कैसे काम करता है, कितनी गरीबी, ये सब समाज से जुड़ा हुआ है और समाजशास्त्र इन सब का अध्ययन करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से भी समाज का अध्ययन करता है। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इनके बीच अंतर है। समाजशास्त्र क्या है बेटा? ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, लास्ट में भी एक परिभाषा मिल गई, 4-5 मिनट जो याद रखें कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इससे पहले मैंने वही बताया कि समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान कराने वाली शाखा को समाजशास्त्र कहते हैं। ये वर्तमान तथा बीते हुए समय का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी क्या काम करते हैं, कैसा पैसा कमाते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, ये सब इसमें ऐड हो जाएगा। इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन करता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र केवल राज्य के सिद्धांत, जो राज्य रूल रेगुलेशन बनाता है, जो राज्य के नियम कानून, जैसे लॉकडाउन लगाया गया, ये सबका समाज पे क्या असर पड़ा, ये सब समाजशास्त्र में अध्ययन करेंगे। यानी सरकारी गैर सरकारी सबका अध्ययन समाजशास्त्र में, और व्यक्ति की मनोदशा का अध्ययन भी मनोविज्ञान में। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? समाजशास्त्र। ये सारे ही समाजशास्त्र में जुड़ जाते हैं। समाजशास्त्र का विषय विशाल है, इसका विषय सीमित है, इसका भी सीमित, इसका सबका सीमित है। देखो, राजनीति विज्ञान में हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, भाई चुनाव कैसे होता है, किस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, किस में निरंकुशवादी है, इतिहास में कौन कब मरा, कब जिया, क्या राजा बना, और अर्थशास्त्र में कैसे पैसे कमाया गया, मनोविज्ञान में उसका कैसा सोच है। लेकिन समाजशास्त्र में सब शामिल हो गए। ठीक है, इसके लिए तुलनात्मक सोशोमेट्री विधि है अध्ययन के लिए। इसके लिए निगमनात्मक आगमन इतिहास विवरण से मिलता है, और ये तुलना से ये गुणात्मक, तो ये विधियाँ हैं बेटा। ठीक है, ये पूरा आपको चार्ट सेम टू सेम उतार लेना ताकि रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। समाजशास्त्र घटनाओं के घटित होने के कारण का पता लगाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा था आपका अर्थशास्त्र, क्या करता है? आर्थिक गतिविधियों का, इतिहास पुरानी गतिविधियों का। ठीक है, और राजनीतिक हिस्से का अध्ययन करता है, वो व्यक्ति के भय का अध्ययन करता है। तो इन शॉर्ट पूरा चैप्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वीडियो है, आप ज़रूर देखें इसको, और जो मेन पॉइंट लगे उसको लर्न करें। एक बार अंत में फिर बोलना चाहूँगा कि समाजशास्त्र समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के विज्ञान का ज्ञान है। ठीक है, गतिविधियों का ज्ञान की शाखा है। तो NB लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहिए। इस चैप्टर को फिर मैं लेके आऊँगा एक बार। ठीक है, धन्यवाद।